नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष के पास महंगाई और रोजगार के साथ ही कई बड़े मुद्दे हैं। ऐसे माना जा रहा है कि यह सत्र काफी हंगामेदार रहेगा। हालांकि दूसरी ओर सरकार ने भी विपक्ष के हमलों से बचने के लिए कमर कस रखी है। साथ ही रणनीति प्रदेश के विकास को लेकर भी बन रही है। बीते साल कोरोना की एंट्री और उसके बाद आर्थिक संकट गहराने के चलते राज्य में व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी, जिन्हें पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए शिवराज सरकार लगातार प्रयासरत है। इतना ही नहीं, मंत्री बेहतर काम कर अपने विभागों को अव्वल बना सके, इसके लिए उन्हें फ्री हैंड भी दिया गया है। साथ ही उनसे नवाचार की भी बात की गई है। अब मंत्री अपने विभागों को कैसे अव्वल बनाएंगे और क्या नवाचार करेंगे, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण विभाग फिलहाल किस तरह से काम कर रहा है, क्या नवाचार हो रहे हैं, इस पर आज विस्तार से बात होगी। क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इन अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री हरदीप सिंह डंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आज हम सीधे मंत्री हरदीप सिंह डंग से ही जानेंगे कि स्वच्छ पर्यावरण के मामले में प्रदेश को न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए सरकार की क्या योजना है। पर्यावरण के क्षेत्र में पहले किस तरह से काम हुआ है और अब किस तरह से काम हो रहा है। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के साल 2022 तक 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश अब तक कितना आगे बढ़ा है, ये भी हम जानेंगे। साथ ही होंगे जनता के कई बड़े सवाल, जिनका मंत्री हरदीप सिंह डंग खुद जवाब देंगे। तो फिर अब समय गंवाए बिना शुरू करते हैं जनता मांगे जवाब का आज का खास सफर। तो जनता मांगे जवाब में आज हम आपको रूबरी कराने जा रहे हैं जिंदा दिल इंसान और हमेशा लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहने वाले राजनेता हरदीप सिंह डंग से। मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार के विधायक हरदीप सिंह डंग मौजूदा सरकार में नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक छोटे से गांव के सरपंच से राज्य सरकार में मंत्री बनने तक का सफर हरदीप सिंह डंग ने कैसे तय किया, कैसे एक ग्रामीण परिवेश का युवा फर्श से अर्श तक पहुंचा। हरदीप सिंह डंग का जन्म 2 मार्च 1968 को मंदसौर जिले के सुवासरा में हुआ था। किसान परिवार में जन्मे डंग का भरा पूरा परिवार है। उनके 3 भाई और 1 बहन भी है। हरदीप सिंह ने खेती किसानी में पिता का हाथ बटाने के साथ सुवासरा के सरकारी स्कूल से 11वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद डंग ने उच्च शिक्षा के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन की शरण ली और वाणिज्य अर्थशास्त्र में शिक्षा हासिल की। यहां बताना लाजमी होगा कि डंग का बचपन अपने पिता श्री शरण सिंह डंग से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और महाराणा प्रताप जैसे महान युग पुरुषों की वीरता की कहानियां सुनते हुए। लिहाजा देश प्रेम की भावना हरदीप सिंह के मन में बाल्यकाल से ही पोषित हो रही थी। यही वजह रही कि उज्जैन के माधव कॉलेज में दाखिला लेने के साथ ही हरदीप सिंह ने एनसीसी कैडेट बनने में जरा भी देर नहीं की। डंग ने प्रदेश के वेस्ट कैडेट का तमगा 2 बार हासिल किया। साथ ही साल 1988 में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड का नेतृत्व करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जैल सिंह को सलामी दी। एनसीसी के बाद हरदीप सिंह देश सेवा के लिए सेना में जाना चाहते थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। डंग जब सेना के लिए आवेदन करने पहुंचे तो पता चला कि वो इस काम के लिए 6 महीने लेट हो चुके हैं और यही लम्हा युवा हरदीप सिंह की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सेना में भर्ती नहीं हो पाने से हरदीप सिंह निराश नहीं हुए। दरअसल उनका लक्ष्य समाज सेवा करना था। लिहाजा हरदीप सिंह ने राजनीति को समाज सेवा का जरिया बनाने की ठानी और अपनी सरजमी सुहासरा की ओर रुख कर दिया। यहां आकर साल 1994 में अपने गांव की तरक्की के लिए सरपंच का चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव हरदीप सिंह हार गए, लेकिन जिंदा दिल स्वभाव के हरदीप अपनी इस असफलता से जरा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सरपंच के विजय जुलूस में जमकर डांस किया।
इलाके की जनता से लगातार जुड़ाव रखने और उनके सुख दुख में शामिल होने वाले हरदीप सिंह ने साल 2000 में दोबारा सरपंच का चुनाव लड़ा और इस बार उन्होंने जीत हासिल की। ये हरदीप सिंह की जनसेवा का जज्बा था कि उन्होंने प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सरपंच की उपाधि से भी नवाज दिए गए। इसके बाद जब हरदीप ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा तो उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की। साल 2008 में डंग ने कांग्रेस के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन जैसा कि हरदीप सिंह की फितरत में है, हार उन्हें मजबूत बना देती है। विधानसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद हरदीप सिंह ने जनसेवा के कार्य और तेज कर दिए। नतीजा ये हुआ कि साल 2013 में जब पूरे प्रदेश में भगवा लहर बह रही थी, तब उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी पंजे की जीत का डंका बजवाया। डंग मंदसौर संभाग की 29 सीटों में से मात्र एक पर कांग्रेस की जीत का परचम लहराने वाले कामयाब हुए। फिर साल 2018 के चुनाव में हरदीप सिंह ने लगातार दूसरी बार बाजी मारी और संसदीय क्षेत्र की 7 सीटों में से एक पर कांग्रेस की विजय पताका उन्हीं की बदौलत लहराई। ये वही साल था जब प्रदेश में 15 सालों बाद कांग्रेस का राजनीतिक वनवास खत्म हुआ था। इससे हरदीप सिंह को उम्मीद थी कि उनके क्षेत्र का विकास और तेजी से होगा, लेकिन आगे चलकर प्रदेश की राजनीति में आने वाले भूचाल की कल्पना किसी से नहीं थी। दरअसल कमलनाथ सरकार के 15 महीने में हरदीप सिंह डंग क्षेत्र के विकास के लिए कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए, जबकि इसके पहले कि शिवराज सरकार के कार्यकाल में उनकी विधानसभा में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए, जिनमें 16.5 करोड़ की श्यामगढ़ सुवासरा सिंचाई योजना भी शामिल है। ऐसी स्थिति में हरदीप सिंह का मोह कमलनाथ सरकार से भंग होता चला गया और प्रदेश में हुए सियासी तख्ता पलट से पहले ही उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हरदीप सिंह डंग के जीवन का उद्देश्य मरते दम तक समाज सेवा करना है और इस काम में अब तक उनकी मां शीला कौर और पत्नी अस्मीत कौर भरपूर साथ देती रही है। यही वजह है कि हरदीप सिंह के घर जाने वाले कार्यकर्ताओं को कभी यह नहीं लगा कि वो किसी बड़े नेता के घर पहुंचे। डंग परिवार की समाज सेवा का जज्बा इसी बात से साबित होता है कि वो कभी सामाजिक समीकरण से चुनाव नहीं जीते, बल्कि समाज सेवी प्रवृत्ति से ही इन्हें चुनाव में जीत दिलाई है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हरदीप सिंह के विधानसभा क्षेत्र में उनके समाज के मात्र 17 वोट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं जिंदा दिल मंत्री हरदीप सिंह डंग के साथ जनता मांगे जवाब का सिलसिला। तो डंग साहब, एक बार फिर आपका स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, आपने अपना समय निकाला। हम भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, मंदसौर तमाम जगह से कुछ कुछ दर्शकों के सवाल लेंगे, लेकिन चूंकि मैं यहाँ हूं तो मैं अपना पहला हक मेरा बनता है मैं सवाल। सबसे पहले मुझे अच्छे से ध्यान है कि आप जब यहाँ से चले, मंगलौर गए, गुड़गांव गए, जहां भी गए, उसके पहले 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आप यहीं पे थे। हमने आपसे सवाल भी किया था कि थोड़ा सा मंत्रिमंडल का जिस तरह से गठित हुआ है, कहीं न कहीं गड़बड़ है। और 13 में भी आप चुनाव जीते, 29 सीटों में से एकमात्र जीते, उसके बाद भी आपको तवज्जो नहीं मिल रही थी। फिर भी हमने आपसे बहुत सवाल किए, लेकिन आपने कांग्रेस में अपनी आस्था व्यक्त की कि नहीं, ठीक है, विकास कार्य होने चाहिए, मंत्री पद हमें नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा क्षण आया जब आपने सोचा कि नहीं, अब पंजे को इति सीध कर देते हैं, पंजे नमस्कार कर लेते हैं, कमलनाथ जी को नमस्कार कर लेते हैं? उसमें महत्वपूर्ण क्षण ये 1 दिन 2 दिन में नहीं आया। लगातार जब मैं कांग्रेस के विधायक के रूप में शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ जब 5 साल काम करने का मौका मिला जी, तो उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि क्षेत्र के विकास के लिए जब भी मैंने शिवराज सिंह चौहान साहब से जो मांग क्षेत्र के लिए रखी, वो लगातार कभी उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए मना नहीं करा। चाहे वो श्यामगढ़ सुवासरा सिंचाई योजना 1650 करोड़ की हो, चाहे हमारे यहाँ पर झांगरिया, नकेड़िया, बाकली, कोटला माता, काकड़ सेमली जैसे डैम हो, सुवासरा श्यामगढ़ कॉलेज हो, सड़कें हों, जो भी मांगा उस क्षेत्र को शिवराज सिंह चौहान साहब ने कांग्रेस का विधायक होने के बाद भी मेरे को वहां पर सौगातें दी। अब जब दूसरी बार विधायक बनने का मौका फिर मिला, जनता के आशीर्वाद से फिर
विधानसभा में जीत के आए। तो उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद आई और उसमें भी फिर संसदीय क्षेत्र में इकलौता विधायक जीत के आया। चलो मंत्री बनना नहीं बनना एक अलग मैटर था, मंत्री नहीं बनना क्षेत्र, और मंत्री मेरे लिए भी नहीं बनना था। इकलौता विधायक अगर क्षेत्र का वहां नेतृत्व देते और प्रतिनिधित्व देते तो वहां के कार्यकर्ता मजबूत होती, उनकी पार्टी मजबूत होती। पर वहां पर कांग्रेस में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कौन किसका आदमी है जी। तो वहां पर यह देखा जाता है, वहां पर कार्यकर्ता जो काम करता है, जो क्षेत्र में मजबूत करता है, उसको नहीं देखा जाता कौन किसका आदमी है जी। इसको ध्यान में रखते हैं वहां पर आगे बढ़ाते हैं। मैं एक जनता का आदमी था, कार्यकर्ताओं का आदमी था, इसलिए कहीं ना कहीं उस बात को पीछे हटा दिया गया। पर मेरा कोई बात नहीं, मंत्री बनना कोई जरूरी नहीं है, क्षेत्र में विकास होना जरूरी है जी। 15 महीने के कार्यकाल में जब मैं स्टार्टिंग में जब कमलनाथ जी के पास गया तो फिर एक उन्होंने थोड़ा सा हल्के फुल्के के भाई चलो ठीक करते हैं बात। मैंने कहा स्टार्टिंग है, टाइम मुख्यमंत्री जी समय नहीं मिल पाता है, बात नहीं हो पाती है जी। जब ऐसे महीने निकलते गए, पहला लेटर मेरी नाराजगी का मैंने कमलनाथ जी को 16/2/19 को जी पत्र लिख के मेरी नाराजगी बताई कि भाई कहीं ना कहीं मेरे काम नहीं हो पा रहे हैं, आप समय नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को लेटर भी दिया, उस बात का असर नहीं हुआ। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करी, माननीय दिग्विजय सिंह जी साहब जी से, उनसे भी मेरी बात रखी, पर कहीं ना कहीं उन्होंने भी सोचा कि सुनवाई हो जाएगी, बात उन्होंने भी अनदेखी करी। मैं माननीय सिंधिया जी से भी मिला दिल्ली जाके कि मेरी बात भी सुनी जा रही है। फिर 7वें महीने में एक और मैंने कमलनाथ जी को लेटर लिखा, अपने क्षेत्र में इस बात की जानकारी दी कि लगातार मैं जा रहा हूं, मेरी बात को वहां पर सुना नहीं जा रहा है। और जब मैं 15 साल की सरकार जो बीजेपी की थी और जिसमें 5 साल मेरे को मौका मिला, जब शिवराज सिंह चौहान साहब से जो मांगा वो दे रहे थे, जब तो और उम्मीद हो गई थी कि अब तो कांग्रेस की सरकार है, अपनी सरकार है, और ज्यादा काम लाएंगे। एक भी सिंचाई योजना सुहासरा विधानसभा में 15 महीने में कमलनाथ जी ने मेरे को नहीं दी। जहां पर सेदरा कंडाली का डैम जो पूरा क्षेत्र मांग करता था, खेताखेड़ा का डैम मांग करता था, सिंचाई योजना कैंपुर सीतापुर सिंचाई योजना जो महत्वपूर्ण थी, मैंने कहा एक योजना तो मेरे को दे दो, पर 15 महीने में एक भी योजना मतलब कमलनाथ जी ने मेरे को नहीं दी। और आज जब 7वें महीने में और नाराजगी मैंने प्रकट करी, कई बार माइक के माध्यम से जो मीटिंग होती थी उसमें अपना नाराजगी जताई। और मैं तो मानता हूं कि कमलनाथ जी के समस्त जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी उनके यहाँ काम करते थे, उनको ये जानकारी थी कि हरदीप भाई नाराज हैं, इनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और नाराजगी और मैंने व्यक्त भी करी जी। तो उस बात को कहीं ना कहीं अनदेखी करी। और जब मैंने ले लिया कि जब 15 महीने में अपना क्षेत्र का विकास अपन नहीं करा सकते हैं और ऐसे ही अगर 5 साल अपन ने निकाल दिए तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र के साथ भी गलत होगा, जनता के साथ गलत होगा। ऐसे पद पर रहना, भले सत्ता परिवर्तन हो या ना हो जी, भले सत्ता रहे या अपन ऐसे पद पर, जब 15 महीने में मुख्यमंत्री जी को बात करने की फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है जी, तो ऐसे में अपन क्या काम करा पाएंगे। इसलिए सबसे पहला इस्तीफा अगर देने की हिम्मत करी है तो ये मैं मानता हूं कि ये छोटी मोटी बात नहीं थी, ये ईश्वर का आशीर्वाद था, बजरंगबली का आशीर्वाद था कि इस्तीफा दिया। और ये तो आगे जो घटना घटी थी वो सबके सामने। इस्तीफा देते समय आपको नहीं लगा, देखिए विधायक पद बहुत बड़ा पद होता है जी जी जी, कि अब हम इस्तीफा दे दिए तो हम विधायक भी अगर हार गए तो विधायक भी नहीं रह जाएंगे। उस समय तक ये तय नहीं तय था कि बीजेपी आपको टिकट देगी कि नहीं देगी, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? नहीं, ये अपने में जनता पे भरोसा था। जहां पर मैं पैदा हूं, जहां पर मेरा जन्म हुआ है, वहां की क्षेत्र की जनता मेरे को अच्छी तरह जानती है। वहां पर जब उस जमीन में, उस धरती पर जब बड़ा हुआ हूं तो वहां की जनता मेरी शैली को जानती है और मेरी सच्चाई को जानती है। और जब माता पिता का आशीर्वाद हो, जनता का आशीर्वाद हो, गरीबों की दुआ हो, किसानों का आशीर्वाद हो, तो ये हिम्मत उनके ही विश्वास पे इतना बड़ा कदम उठाया था। और ये जो बाद में लगातार जो क्रिया प्रतिक्रियाएं जो सामने आई, पर कहते हैं ना सत्य में जेते, जहां सत्य होता तो ईश्वर भी साथ देता है, और ये हिम्मत वहां से ही आती है जी। तो इस समय जब आप भोपाल से जब नाराज हुए तो गुड़गांव भी पहुंचे थे आप? हाँ, वो तो वहां पर भी गए, बेंगलोर में भी गए, बंगलौर में फिर पहुंचे बाद में। हाँ जी। और सबसे पहला इस्तीफा, मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, पर मैं मन बना चुका था कि ऐसी सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं है
जहां पर 15 महीने के अंदर अपन को एक मुख्यमंत्री जी को समय मतलब बात करने की फुर्सत नहीं है। और जहां पर भी मैं गया इन सब मंत्रियों के यहाँ पर मैं जाता था तो आवेदन तो ले लेते हैं, पर कहीं काम कुछ हो नहीं पा रहा था। खूब इनको सबको मालूम है और ये मीटिंगों में भी कई मीटिंगों में बोल चुका था। मैं यहाँ की स्थिति अपने क्षेत्र वालों को भी बता चुका था। इसलिए ये हिम्मत इसलिए हुई कि ऐसे जब काम नहीं हो तो ऐसे इस्तीफा देना ही ठीक रहेगा। तो ये सिंधिया जी कब संपर्क में आए, आपके साथ संपर्क में आए सिंधिया जी, कि आप अकेले ही बंगलौर चले गए? नहीं, सिंधिया जी तो मेरे संपर्क में नहीं थे जी। सिंधिया जी से तो बहुत पहले मैं अपना ये जो दर्द था वो बताने गया था, पर मेरे को मालूम नहीं था कि जितना मैं दुखी उससे ज्यादा वो खुद दुखी हैं। क्या वो भी दुखी थे, पर बाद में जब ये सब हुआ तो मालूम पड़ा कि वास्तव में उनका दुख भी बहुत बड़ा था। जी, मैं आगे और कुछ राजनीतिक सवाल करूंगा, लेकिन पहले तो चूंकि विभाग आपका है और जनता जो आपसे सवाल करना चाह रही है, विभाग के बारे में जानना चाह रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भोपाल को ही ले लेते हैं। भोपाल से रवि परमार जी हमारे साथ है। रवि जी, आपका सवाल करें। मेरा नाम रवि परमार है। मेरा मंत्री जी से एक सवाल है कि आज की सबसे बड़ी जरूरत हरियाली है, लेकिन जो विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं उसके लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? बिल्कुल सही बात है कि विकास हो, ये सही बात है, पर इसके लिए अगर पेड़ काटे जाते हैं तो इस पे अंकुश लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारा विभाग कहीं न कहीं जो पेड़ कटते हैं तो साइडों में वृक्षारोपण हो, नदियों के आसपास वृक्षारोपण हो, जंगलों में वृक्षारोपण हो, इसके लिए भी हमारा विभाग लगातार अभियान चलाता है। पर फिर भी विकास के नाम पर अगर पेड़ काटे जाते हैं तो इस पे भी अंकुश लगाने की और आवश्यकता है। इस बात को और सख्ती से इस पे ध्यान दिया जाएगा। दूसरे हमारे नितेश रावत हैं भोपाल से। नितेश जी, सवाल करें। मैं मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में जहां बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती वहां सोलर एनर्जी पहुंचाने के लिए आपकी क्या योजना है? यहाँ पर बिल्कुल सही आपका प्रश्न है कि हमारा विभाग लगातार जो मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उसके लिए लगातार हमारा विभाग काम कर रहा है। अभी रूफटॉप योजना जो लगातार है, जो छतों पर सोलर प्लेटें लगाकर हम अभी शासकीय बिल्डिंगों पर इसका काम प्रारंभ है। प्राइवेट में भी ये लगातार जल्दी से आए, जिससे हमें व्यक्ति को भी फायदा मिले, सरकार को भी फायदा मिले। और वर्तमान के दौर में जो सस्ती लाइट अगर मिल सकती है और पर्यावरण की जो सुधार हो सकता है, उसमें हमारा विभाग आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि जो हमारा विभाग है सोलर एनर्जी वाला, ये ही भारत का और मध्य प्रदेश का भविष्य होने वाला है। चलो, भोपाल पूरा ले लेते हैं, फिर बाद में ग्वालियर चलेंगे। भोपाल से ही समर समाधिया जी हैं। समर जी, सवाल करें, आपका स्वागत है। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि बिजली दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, ऐसे में जनता को राहत पहुंचाने के लिए नवकरणीय विभाग क्या कर रहा है? बिल्कुल सही है कि अब जो पूरा मध्य प्रदेश और पूरा भारत में, अभी आपने बजट देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर सोलर एनर्जी पे जो सबसे बड़ा ध्यान दिया है, और अभी मध्य प्रदेश सरकार भी इस पे आने वाले दिनों में जो दे रही है, हमारे 5000 मेगावाट की और अभी तैयारी में है, जिससे सस्ती बिजली मिल सके। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें निवेशक आता है, अपना प्लान लगाता है और सस्ती बिजली विद्युत विभाग को, ऊर्जा विभाग को देता है, जिससे आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि जैसे ही इसका और ऊंचाइयों पे ये विभाग जाएगा, जैसे ही बढ़त होगी, तो ये बिजली की दर दिनों दिन कम होती जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन मध्य प्रदेश में आने वाला है। एक और दर्शक है, रमेश शर्मा जी, सवाल करें। स्वागत है भोपाल से ही। मेरा आपसे सवाल है कि मध्य प्रदेश में बायोमेडिकल वेस्ट के लेकर के चीफ सेक्रेटरी की जो 2 साल पहले बैठक हुई थी, उसमें बताया गया था कि 6781 हॉस्पिटल्स इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनको अभी तक के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अथराइजेशन नहीं मिला है। उसमें यह भी बताया गया है कि आधों को अभी भी अथराइजेशन लेना है। मैं ये जानना चाहता हूं बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर के और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इन पर क्या कार्रवाई है जिन संस्थाओं ने पर्यावरण नियमों का पालन नहीं किया। और दूसरा सवाल मेरा पर्यावरण स्वीकृति को लेकर के है। कई हाउसिंग प्रोजेक्ट, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अभी तक के इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली हुई है। और यहां तक कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने यह कहा है कि ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रक्शन की परमिशन
मध्य प्रदेश की कई उद्योग संस्थानों को, अस्पतालों को नहीं है। मेरा सवाल इस पर है, इन दोनों सवालों का आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, आपने जो कहा है इस पे और ध्यान देते हुए, और अभी पर्यावरण की अनुमति मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है। सबसे एंड में अगर किसी की अनुमति मिलती है तो पर्यावरण विभाग की, और पर्यावरण विभाग की जवाबदारी बनती है कि अगर कोई आवेदन आया है उस पर अपनी पूरी जांच करके शीघ्र उस व्यक्ति को अनुमति मिलना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अनदेखी बिना जांचे करे उसको दे दी जाए। और आपने जो ये बातें अभी हॉस्पिटल की बोली है, इसकी जो अभी मेरे जो ध्यान आपने आकर्षित कराया है, इसको बिल्कुल ध्यान में लेते हुए आप देखेंगे कल ही इसकी अधिकारियों से बात करके जो पेंडिंग फाइलें पड़ी है उसका तुरंत निराकरण हो, और जहाँ पे पर्यावरण को सुरक्षित रख सके हम, उसके लिए किस हद तक हमें जाना पड़ेगा, और अगर किसी पे कार्रवाई भी करनी पड़ी, बड़ी कार्रवाई भी करनी पड़ी, तो उसमें हम पीछे कदम नहीं उठाएंगे। और जो वास्तव में जो हकदार है, जिसको एनओसी मिलना चाहिए, उसको अतिशीघ्र एनओसी हमारा विभाग देगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। थोड़ा सा राजनीतिक सवाल, चूंकि बहुत सारी जनता, चूंकि आप पहले इस्तीफा देने वाले थे, सारी समस्याएं आपने भी बता दी, आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, तो आप यहाँ से भोपाल से गुड़गांव पहुंचे थे, गुड़गांव से बंगलौर पहुंचे कि भोपाल से सीधे बंगलौर पहुंचे? नहीं, वो तो पूरा रूट चलता रहा, गुड़गांव भी थे, बेंगलोर भी थे जी, और लगातार मन में यही था कि बस किसी भी हालत में आगे भारतीय जनता पार्टी मन बना चुके थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी से इसलिए भी कि जो नरेंद्र जी मोदी साहब की जो लगातार जो देश हित में जो कदम उठा रहे थे, चाहे वो 370 धारा का मामला हो, कांग्रेस में रहते तब भी उनका मैंने दमदारी से समर्थन करा था, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो CAA का मुद्दा हो, और उनके कार्यशैली से ही प्रभावित था। और जो शिवराज सिंह चौहान साहब ने मेरे को 5 साल जब मैं कांग्रेस में था, और लगातार जब विकास के काम जब भी गया उन्होंने कभी मना नहीं करा, और 15 महीने में जो दुखी हुआ था उसका सब रणनीति ये थी कि अब ऐसी पार्टी में रहना आवश्यक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन इसी उद्देश्य करें। जी, तो पहले तो ये था कि सिंधिया जी के जो कट्टर समर्थक है वो गए हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं थे, आप इंडिपेंडेंट थे, आप सिंधिया जी के प्रभाव में नहीं पहुंचे, लेकिन आपने बहुत बड़ी रिस्क ली। तो उस दौरान जब बंगलौर में आप लोग थे, आप लोगों की आपस में बात होती रही होगी, राजपूत जी से बात होती होगी, प्रभु राम जी से बात होती, तो क्या कभी लगभग 12-14 दिन थे आप लोग वहां? जी जी, बंगलौर, कभी ऐसा भी लगता था कि हम लोगों ने बहुत बड़ी रिस्क ली है और ये सरकार नहीं कि जिस तरह कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि मैंने मैनेज कर लिया है, भाजपा के लोग हमारे साथ आ गए हैं, वो तो खैर वोटिंग नहीं हुई है, विधानसभा भी चली इस दौरान, आप लोग नहीं पहुंचे, तो कभी ऐसा भी मन में आया कि गलत हो गया? नहीं, एक सेकंड भी, एक पल के लिए भी गलत होने का मन में, क्योंकि बहुत लंबा सफर मैंने तय करा था, जो मतलब मन जो दुखी था वो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, मैंने कहा ना 16/2/19 को पहला लेटर मैंने कमलनाथ जी को अपनी पीड़ा का उनको दे दिया था कि मेरी सुनवाई नहीं हो पा रही है। फिर लगातार नेताओं से मिला, लगातार मीटिंगों में बात करी, 7वें महीने में फिर लेटर दिया, और आखिरी टाइम जाते हुए भी जब मेरे हाथ में लेटर था तो मेरे कैंपुर सीतामऊ सिंचाई योजना का मेरा हाथ में लेटर था, और एक सेद्रा कर्नाली का लेटर था। और जब आखिरी बार मैं कमलनाथ जी से मिला था तो वहां पर कर्मचारियों ने भी बोला उनके कि ये सब इनसे थोड़ी चर्चा, तो उन्होंने आखिरी शब्द मुझसे कहा था कि यहाँ पे करूंगा क्या, चलो चलो, तो मैं भी कसम खा के निकला था यहाँ पे क्या यहाँ पर करूंगा, चलो चलो, मतलब यहाँ पर लेटर ले लिया कि यहाँ पे करूंगा क्या, मतलब उनके बंगले के अंदर ही उन्होंने कहा यहाँ पे करूँ, चलो चलो, और जैसे ही उन्होंने कहा चलो तो मैं भी कसम खा के निकला कि अब चलो चलो कर ही देते, और उसी के बाद मन बना लिया था। और जो हाथ में मेरे लेटर थे दूसरे मंत्रियों के, वहीं मेरे साथ जो एक लड़का था उसको मैंने, मेरे जो साथ में रहता उसको मैंने लेटर दिए, वहीं कितने आवेदन दे दिए थे, कोई मंत्री काम करने को तैयार नहीं जी। और जब मैंने वहां पर लेटर को मैंने कहा भी है इस सरकार से मन खट्टा हुआ, और जैसे फिर वहां मन बना के, और इस्तीफा सबसे पहले मन दुखी इसलिए नहीं कि इस्तीफा कि मैं चिंता में था कि टेंशन में था, मैंने कहा ऐसे जो जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, जो भरोसा जनता करती है एक जनप्रतिनिधि पे, अगर उस पर खरे मैं 5 साल बाद अगर बिना काम कराए क्षेत्र में जाता तो वो सबसे बड़ी गद्दारी और गलती तो उस टाइम होती कि जब 5 साल में निकाल लेता
और उसके बाद जनता के बीच में जाता और कहता कि साहब कमलनाथ जी ने मेरी नहीं सुनी, तो जनता उस टाइम पे मेरे को कभी माफ नहीं करती। और आज मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा कि जैसे ही सरकार गई, शिवराज सिंह जी चौहान साहब आए और 21 अरब 85 करोड़ की योजना सीतामू क्यामपुर सिंचाई योजना उन्होंने स्वीकृत करी। सेहदरा कर्नाली का 20 करोड़ का डैम स्वीकृत करा, 14 करोड़ का खेताखेड़ा बोरखेड़ी का डैम स्वीकृत करा, कई सड़कें स्वीकृत करी और 24 घंटे धार्मिक स्थानों पर लाइटें पहुंचे, इसके लिए 5 करोड़ रुपए अलग से स्वीकृत करें। आज मैं मानता हूं कि आज जो मन में जो था कि मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ करूं, तो आज कहीं न कहीं शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में जो सब कुछ होना था वो सब कुछ हो रहा है। चलिए उसके और आगे सवाल करते हैं, एक बार फिर हम आपके विभागों पे चले जाते हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा जी हैं। धर्मेंद्र जी स्वागत, सवाल करें। मैं मंत्री हरदीप सिंह डंग जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऊर्जा विभाग सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी तो देता है, लेकिन उस सब्सिडी को लेने के चक्कर में अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है और कई सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके लिए मंत्री जी क्या उपाय कर रहे हैं? आज जो आपने प्रश्न कराया, इसमें सबसे बड़ा एक है कि ऑनलाइन हमारे आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और उसमें समय सीमा निर्धारित है। इसलिए ना तो आपको ये अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो कहीं ना कहीं वो अनजाना होगा, जो कहीं भटक जाता होगा। मेरा मानना है कि ऑनलाइन आप आवेदन करें और उसमें कोई दिक्कत आती है या कहीं परेशानी आती है तो आप डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी जांच भी करा ली जाएगी। आपके पास अगर ऐसा कोई मैटर हो तो आप बताएं, उसकी जांच भी करें। और सबसे बड़ी, ऑनलाइन आप अपने आवेदन करें तो आप इस संकट से बच सकते हैं। उनका कहना क्या है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसको स्वीकृत कराने के लिए जो अधिकारियों में जो चलता है अंडर हैंड, वो उस ओर इशारा कर रहे हैं। नहीं, अगर कोई ऐसी बात हो तो आप बिल्कुल डालें और उस पर ऐसे कोई अधिकारी हो तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए अनिकेत जी हैं ग्वालियर से। अनिकेत जी सवाल करें। मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है, क्या इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा विभाग और पर्यावरण विभाग कुछ कार्य कर रहा है या नहीं? हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका कि आने वाले दिनों में पर्यावरण सुरक्षित रहे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में आए, बड़े शहरों में चले और जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण हो सके। हम चार्जिंग स्टेशन, सब स्टेशन का निर्माण करने की योजना नई नीति में बना रहे हैं और अगर चार्जिंग स्टेशन होंगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा चलेगी, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण हो सके। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में आपको चार्जिंग स्टेशन किलोमीटरों पे अंतराल में दिखेंगे, जिससे ये ऐसे वाहन हमारे प्रदेश में भी चल सके। मतलब 1-2 साल में काफी कुछ चार्जिंग स्टेशन बढ़ जाएंगे? जी बिल्कुल सर, इस पर कार्रवाई चल रही है और नई नीति भी हमारी ऊर्जा विभाग इसमें बनाने को तैयार है, तैयारी प्रारंभ है जी। विनोद वर्मा जी हैं ग्वालियर से। विनोद जी सवाल करें। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर रहे हैं? डे बाय डे प्रदेश में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। अभी बिल्कुल आपने जो भी ये चिंता सबके लिए है, या आम नागरिक के लिए, कि हमारी सबकी जवाबदारी बनती है कि प्रदूषण को हम बिल्कुल स्वच्छ रखें। और मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा अगर हमारा विभाग इस पे काम कर रहा है तो हमारा ही विभाग है। जो सोलर एनर्जी जो आ रही है, आप जैसे कोई लाइटें दूसरी पैदा होती है तो कोयले से, कोई काय से, तो कहीं ना कहीं एक तो सोलर एनर्जी ज्यादा लगे, इसके प्लांट ज्यादा लगे। और अभी हमारे केंद्रीय मंत्री ने भी एक जो बड़े शहरों में प्रदूषण हो रहा है, जो धूल से भी होता है, धुएं से भी होता है, इसके लिए मशीनें अभी उन्होंने 50-50 करोड़ के, जैसे हमारे इंदौर है, ग्वालियर है, भोपाल में है, जबलपुर में है, ऐसे 4 स्थानों पर अब चिन्हित करे हैं, जिससे वहां पर एयर क्लीनर के रूप में एक मशीन वहां पर आएगी, जिससे प्रदूषण से आप नियंत्रण कर सकेंगे। और मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी भी बनती है कि कहीं ना कहीं पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए, वृक्षों को संरक्षण करें और वेटलाइन जहां पर हमारे तालाब हैं उनको संरक्षित करना, उनका प्रबंधन करना सरकार की भी जवाबदारी है और आम व्यक्ति की भी जवाबदारी है कि अपन को प्रदूषण को, क्योंकि आने वाली अगर पीढ़ी को अपन को सुरक्षित रखना है, प्रदूषण को नियंत्रण करना पड़ेगा, पर्यावरण को बढ़ावा देना पड़ेगा। और अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं
सरकार की जवाबदारी तो है, पर प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी भी बनती है और हमारा विभाग इसमें तेजी से काम कर रहा है। नहीं, ये जैसा आपने कहा कि 4 शहरों में एयर को क्लीन करने के लिए मशीन लगाई जा रही है, वो कैसे होगा, किस तरह से? ये अभी एयर क्लीन के लिए जो मशीन आती है उसमें 50 करोड़ की जो राशि अभी जो बजट में दी गई है, इसमें जो धूल जो उड़ती है या कोई धुआं जो प्रदूषण फैलाता है उसके लिए मशीनें आएगी और इन पे कंट्रोल ज्यादा हो सके और स्प्रिंकलर जो छिड़काव कर सके, धूल कम उड़े, हरियाली ज्यादा हो, पेड़ पौधे ज्यादा लगे और इसमें ज्यादा स्वच्छ हमारे जो ऑक्सीजन जाता है उसको स्वच्छता प्राप्त करने के लिए पौधे लगाए जाएं, उसके लिए भी पूरा प्लान बन चुका है और ये मशीनें आएगी। आप देखेंगे इससे बहुत कम से कम 25 से 30% प्रदूषण कम होने की पूरी संभावना है। एक हमारा भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ, जैसे बड़ी फैक्ट्री लगती है, बड़ी कोई और बात होती है, तो ये क्या करते हैं कि कहते तो है कि मैंने अगर 500 पेड़ काटे हैं तो हम दूसरी जगह जमीन खरीद के 500 पेड़ लगाएंगे, लेकिन वो कागजों तक सीमित रह जाते हैं, अधिकारी उसकी जांच नहीं करते और नहीं लगते। क्या इस तरफ आप सख्ती से पालन कराएंगे? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। ये बात जब मैं विधायक था तो ये बातें मेरे मन में भी आती थी कि ये बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, बड़े बड़े उद्योग लगा लेते हैं, एग्रीमेंट जब करते हैं तो जब तक कहते हैं कि हम इतने ये पौधे काटेंगे, इतने पेड़ काटेंगे तो इससे दुगने लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं मन में ये बात उस टाइम पे भी रहती थी कि शायद ऐसा नहीं होता, कागज पे हो जाते हैं। तो आज ये मेरे लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि इसको देखूं और अभी ये कार्य स्टार्ट हुआ है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो, पौधे लगें, वृक्ष बचें, ये प्राथमिकता हमारे विभाग की रहेगी। एक और सवाल है यहाँ पे, कई जगह है पुराने जो मंत्री रहे होंगे, पुराने अधिकारी रहे होंगे, मैंने ऐसे कई गांव देखे हैं जहां सोलर प्लांट लगे हुए हैं, मतलब सोलर एनर्जी के लिए खंभे लगे हुए हैं कि एनर्जी आएगी, बल्ब जलेगा। दूसरी जगह से और भी उसको मतलब जो पूरी मोहल्ले में खंभे लगे हुए हैं और जो उसको पैदा करने वाले बिजली का प्लांट है वो गायब है, या पैदा करने वाला संयंत्र जो है वो गायब है। तो आप क्या इसकी जांच कराएंगे एक बार? अगर वो जांच हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां सोलर एनर्जी लगी हुई है। उसमें आप एक तो जो लाइटें लगती है, जो सौर ऊर्जा से लाइटें लगी हुई है प्रत्येक गांव में जी, तो एक वो बैटरी से लगती है और ऊपर प्लेट लगती है, एक तो उससे लाइटें चलाई जाती है। उसमें बैटरी का सदुपयोग टाइम पे करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, वो नहीं है, तुरंत से हो जाती है, पर उसमें जो डिस्टिल वाटर जो डालना पड़ता है वो टाइम पे डाले तो आपकी वो लाइटें हमेशा चालू नजर आएगी। और कोई प्लांट से अगर जुड़ी हुई है तो वहां पर अगर ऐसी कहीं आपको लगता है कि ऐसी कहीं व्यक्तिगत कोई जगह है तो आप बिल्कुल उसका बताएं, उसकी भी जांच होगी। और मेरा मानना है कि अभी जो रूफटॉप रेस्को मॉडल पे जो हमारा अभी आने वाला है वो आने वाले दिनों में छतों पे निवेशक आएंगे और वो प्लांट लगाकर आपको जब लाइटें देंगे तो उससे बेहतरीन काम हो नहीं सकता है। आपको एक और आपके माध्यम से एक और बात मेरे को याद आई है, हमारी बाकी कुसुम सी, हमारे यहाँ 3 स्कीमें आ रही है, कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी। कुसुम ए में हमारा विभाग किसानों के यहाँ पर जो अनुपयोगी जमीन है, जो बंजर जमीन है, उसके यहाँ पर अगर ग्रिड के पास है उस किसान की जमीन तो उसको लेकर वहां पर प्लांट या तो किसान खुद लगाए या निवेशक को बुलाकर लीज पे अगर वो किसान जमीन देता है तो उस किसान को इनकम भी होगी और सस्ती दर पे लाइट भी ऊर्जा विभाग को मिलेगी। कुसुम बी में सोलर पंप लगाए जा रहे हैं, सब्सिडी उसकी मिली है, अभी बहुत से पंप लग चुके हैं और आवेदन भी है, उनके आने वाले दिनों में जैसे ही बजट आएगा उसके बाद हम पंप लगाएंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण हमारे विभाग की योजना है कुसुम सी, जो एक फीडर पे जितने 100 किसान हैं उसमें 80% किसान अगर राजी होते हैं तो 1000 वर्ग फीट में वो सोलर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे। उसकी कीमत होगी, एक किसान के यहाँ जो प्लांट लगेगा 3,80,000, उसमें 1,05,000 रुपये सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, 45,000 सब्सिडी हमारा राज्य सरकार देती है, 1,55,000 जो निवेशक आएगा, जो ठेकेदार है उसके लगेंगे और 75,000 रुपये किसान को देना होंगे, जिसमें उसको पंप और पाइप मिलेगा। और 75,000 देने के बाद जब वो सोलर प्लांट चालू होगा किसान को 10 घंटे लाइट दिन में फ्री सरकार देगी
और जो एक्स्ट्रा पैदा होगी लाइट उसका पेमेंट भी रात को जो विभाग खरीदेगा, ऊर्जा विभाग, उसका पेमेंट भी किसान के खाते में उसकी राशि डाली जाएगी। एक तो रात को जागने से किसान बचेगा, उसको फ्री लाइट मिलेगी, और जो एक्स्ट्रा लाइट पैदा हुई है उसका पेमेंट भी किसान के खाते में डाला जाएगा। ये हमारी योजना आने वाले भविष्य में आने वाली, उसका नाम कुसुम सी है। इसका उपयोग अगर होता तो एक क्रांतिकारी कदम मध्य प्रदेश में होने वाला है। ये तीनों योजनाएं कुसुम है, कुसुम बी, कुसुम सी, ये स्टार्ट हो चुकी हैं क्या? जी, कुसुम है स्टार्ट है, कुसुम बी स्टार्ट है, कुसुम सी अभी हमारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मेरी चाय पे भी चर्चा हुई, अभी पूरा प्लान बन के तैयार है, और जैसे ही परिषद में आकर इसको हम अभी आने वाले दिनों में फील्ड में लाने वाले हैं। और अभी से कहीं जिनको मालूम पड़ रहा है, जिन विधायकों को, वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये जल्दी से आए, जिसका फायदा किसान को, सरकार को, निवेशक को और सभी को इसका फायदा मिल सके। इसमें सभी को फायदा है, इसमें किसान को फायदा है, इसमें सरकार को फायदा है, इसमें निवेशक को फायदा है, इसमें हर प्रकार का, क्योंकि सस्ती दर पे सरकार को बिजली मिलेगी, किसान को अपने को लाइट फ्री में मिलेगी, उसको रात को पेमेंट जो एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा होगी उसकी पेमेंट मिलेगा, निवेशक जो रुपए लगाएगा उसको भी इसका पेमेंट मिलेगा। मतलब सब प्रकार से सभी को फायदा है। चलिए इंदौर चलते हैं, अभिषेक कुमार जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी सवाल करें। नमस्कार, मंत्री से मेरा सवाल है, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सख्ती नजर नहीं आती है, इसके लिए आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? अभिषेक जी। लगातार अगर आधा कहीं ऐसी कोई शिकायत है, और अभी में जैसे हम दौरे भी करने वाले हैं और लगातार इस पर हमारा विभाग कार्रवाई भी कर रहा है, और इसमें और सख्ती से इसका पालन करा सकें। अभी मैंने मीटिंग में अपने अधिकारियों को बोला है कि जहां पर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उस पर कड़ाई से इसका पालन करवाएं। वो प्रदूषण जहां पर भी फैलता हो, भले कोई भी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, वो उसको नहीं बख्शा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा विभाग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा हो और आगे भी इसको हम तेजी से करेंगे। अंकित है इंदौर से। अंकित जी सवाल करें, स्वागत है। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि सीवेज से प्रदेश की जो पवित्र नदियां प्रदूषित हो रही है, इस समस्या का हल आप कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि नदियों की सफाई करना हमारी प्राथमिकता है, विभाग की है, हर व्यक्ति की है, जिसमें अपन जो कचरा या जो सीवेज जो नाले के जो पानी जाता है उसको रोकना हमारी प्राथमिकता है। इसमें कई नदियां हमने चिन्हित करी है और जिसपे काम कर रहे हैं। उसमें एक वेटलाइन जो हमारा वेटलैंड करके एक जो योजना है, इसमें भोपाल का तालाब भी है। अभी हमें रतलाम के लिए भी हमने अभी 2100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करी, इसमें 4 करोड़ रुपए का चेक अभी दिया है, और हम ऐसी जगह चिन्हित कर रहे हैं। अभी मेरा मानना है कि जहाँ नदियाँ चिन्हित करी है उनको हम साफ सुथरा कर सके, वहाँ का पानी, ये पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें आपने जो प्रश्न करा है, अभी ये मेरे मन में भी पीड़ा जो आप कह रहे हैं, मैं मंत्री तो अभी बना हूँ, पर ये पीड़ा आपकी और मेरी, हमारी ये एक है कि जब तक जल हमारा सुरक्षित और साफ सुथरा नहीं होगा, जब तक हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं है। अभी हमारे यहाँ मंदसौर में भी शिवना नदी जो एक बहुत ही बड़ा आकार नाले का रूप ले चुकी है, इसके लिए मैंने यहाँ पर भी लिखा पढ़ी करी है, कलेक्टर से पूरी जानकारी मंगाई है, और उसको दिल्ली हमने भेजा है कि उसके लिए भी, सफाई के लिए भी वहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी स्कीम बनाकर जल्दी से उसको फील्ड में लाया जाए। और ऐसी कई नदियां हैं जिसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी, जबलपुर चलते हैं, सुजीत अवस्थी है हमारे साथ। सुजीत जी सवाल करें। माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मेरा सवाल है, वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली में निवेश आवे, उसके लिए आपने क्या प्रयास किए और भविष्य में आपका क्या लक्ष्य है? इसमें हमारा लक्ष्य है कि अभी हमारा जो ऊर्जा विभाग से जो पैदावार है वो अभी हमारे 5000 मेगावाट है, और आने वाले भविष्य में 40 से 60 हजार मेगावाट उत्पादन मध्य प्रदेश में हो। और मेरा मानना है कि निवेशक मध्य प्रदेश को सबसे अच्छी आज जगह चिन्हित कर चुका है, वो निवेशक आने को यहाँ पर तैयार है। हमारा विभाग अभी आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, नीमच, आगर, शाजापुर 1500 मेगावाट अभी हमारा नए प्लांट लगने जा रहे हैं। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग जो ऊपर जो पानी के सतह पर सोलर पंप जो लगने वाली प्लेटें, उसमें विश्व की सबसे बड़ी योजना सोलर
पार्क की योजना ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट करीब 3000 करोड़ की लागत का वहां पर विश्व के सबसे बड़ी स्कीम वहां पर चालू होने वाली है। ऐसे छतरपुर है, मुरैना है, ऐसे कई जगह हमने चिन्हित कर रखी है और मेरा मानना है कि हम 23 तक 5000 मेगावाट और यहाँ पर इसको और पैदावार बढ़ा सकते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है ये 40 से 60,000 मेगावाट तक इसको हम 2-4 सालों में इसकी पैदावार और उत्पादन कर सकें जिससे सरकार को फायदा हो सके। फिर विकास कुमार जी हैं जबलपुर से। विकास जी सवाल करें। मंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मध्य प्रदेश के शहरों में यह जो प्रदूषण फैल रहा है इसे रोकने के लिए आपकी सरकार में क्या योजनाएं हैं? जैसे मध्य प्रदेश में जो कोशिश कर रहे हैं और भारत की सरकार भी जो इसमें अपना योगदान पूरा दिए हुए है और मुझे गर्व है कि हमारा स्वच्छता में मान लो कि इंदौर और भोपाल जो लगातार 4 बार प्रथम रहे हैं। इंदौर जैसी जगह जो बड़ा शहर है, भोपाल हमारा सुंदर है और प्रदूषण कैसे कम हो इसके लिए लगातार हमारा विभाग भी कोशिश कर रहा है। और मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि मशीन जो 50 करोड़ की मशीन है इन 4 स्थानों पर लगना वो प्रस्तावित है और जैसे ये मशीन लगेगी तो आपको लगेगा कि 25 से 30% प्रदूषण जो कम होगा ये आपको देखने को मिलेगा और हम इस पर पूरी कोशिश आगे भी जारी रखेंगे। दिनेश रैकवार है जबलपुर से। दिनेश जी सवाल करें। मंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैंने घर में 100 ऊर्जा का प्लांट लगाया हुआ है और एमपीवी में जाकर मैंने कई एप्लीकेशन दिए कि लाइन काट दी जाए, परंतु एमपीवी के लोग आके लाइन नहीं काटते। मुझसे ऐसी कौन सी गुस्ताखी हुई है? मेरा कहना है कि सोलर ऊर्जा अगर प्लेटों से लाइटें चालू है और आपने आवेदन दिया है तो कहीं ना कहीं उनको लाइट काट देना चाहिए और अगर कहीं परेशानी है तो मैं इसको ध्यान में रख के कल ही इस पे जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई होगी इसके कल ही निर्देश दे दिए जाएंगे। चलिए सागर हो लेते हैं। फिर थोड़े से 2-3 सवाल आपके क्षेत्र के भी हैं, मंदसौर के भी। सागर से गोपाल नामदेव जी हैं। गोपाल जी सवाल करें। माननीय मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर, पवन, जल और जैव बिजली उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा है सरकार ने? इसके लिए भी अभी नई नीति जो हमारी बनने जा रही है उसमें हमारे चंबल पे, रामपुरा में भी कुछ नए प्लांट डालने की हमारी जो प्लानिंग है तो उसमें अभी हमारी जो नई नीति बन रही है उसमें ये सब जो आपने बोला है जल से उत्पादन या अन्य स्रोतों से जो वो नवीन ऊर्जा जो पैदा हो सके इसकी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और आपको ये जो रामपुरा वाला प्लांट है ये आने वाले दिनों में उसका उदाहरण रहेगा। चलिए अवधेश तिवारी है सागर से। अवधेश जी सवाल करें। माननीय कैबिनेट मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि नवोदारवादी एवं निजीकरण से हो रहे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कोई प्रभावी रणनीति तैयार की है कि नहीं की है? इसकी तैयारी पूरी है और निजीकरण से जो कहीं न कहीं जो पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है ये लगातार जो प्रश्न आज बार आ रहे हैं इस पे हमारा विभाग पूरी रणनीति बना चुका है और मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी इससे चिंतित हैं और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर और मैं तो कह रहा हूँ सरकार के साथ व्यक्ति की भी जवाबदारी बने कि हम पर्यावरण सुधार में जितना भी काम कर सकें और अभी मनरेगा राशि से पंचायत स्तर पे भी इसके काम प्रारंभ कर दिए गए। देखो शहर तो स्वच्छ रहें, पर्यावरण सुधार हो, पर ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी पंचायतें हैं उसमें भी सफाई, जहाँ पर पानी पीने का होता है उसमें जो रोड़ी आसपास रहती है या गंदा पानी अपन हैंडपंप के पास छोड़ देते हैं तो ये ग्राम पंचायतों के स्तर पे भी इसका सुधार हो। ये पंचायत मंत्री जी से हमारी बात हो गई है। आने वाले दिनों में देखेंगे शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्यावरण सुधार हो, इसके लिए मनरेगा राशि का सदुपयोग हो सके, इसके लिए भी रणनीति आगे आपको दिखेगी। थोड़ा सा एक राजनीतिक सवाल फिर से है। जब आप लोग बंगलौर पहुंच गए, सब पहुंच गए, ऐसा लगने लगा कमलनाथ जी की सरकार गिरने वाली, गिरी जाएगी, क्योंकि इतने लोग इस्तीफा दे रहे हैं, माने सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस्तीफा कांग्रेस से नहीं, पूरी विधानसभा से इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस दौरान आपसे कांग्रेस के कोई बड़े नेताओं ने संपर्क करने का प्रयास किया क्या बंगलौर में? ऐसा कोई नेता नहीं हो जिसने संपर्क करने की कोशिश ना करी हो।
सब पद ले लो, जो भी बात हो बात करो, जो कौन सा मंत्री पद चाहिए, मैंने कहा मंत्री क्या भले कुछ भी बना दो, अब लौट के नहीं आना है। और इस्तीफा तय हो चुका था और इस्तीफा भी दुखी होके बहुत, क्योंकि जब सुनवाई नहीं होती थी तो बहुत पीड़ा होती थी और पीड़ा इतनी बढ़ चुकी थी कि वो इस्तीफे तक की नौबत आई और फिर लौट के जाना असंभव था। सरकार बने या ना बने, सरकार रहे ना रहे, इससे मेरे मन में कोई नहीं था। मैंने ऐसे पद पे रहने का कोई फायदा नहीं जहां 15 महीने में अपने क्षेत्र के लिए मैं कुछ ना कर पाऊं, तो वहां पर ऐसे पद पे रहने का मन बिल्कुल खट्टा हो चुका था। बाकी सिंधिया जी के जो कट्टर समर्थक माने जाते हैं वो तो अलग गए, आप और बिसाहूलाल जी और अजय सिंह कंसाना जी जो है, जो कमलनाथ जी की सरकार से दुखी होकर के गए। आप लोगों को लग भी नहीं रहा था कि हम अकेले आदमी, सरकार तो गिरेगी नहीं, बचा लेंगे कहीं से। तो आप तीनों लोगों को कब आश्वासन मिला कि आप बीजेपी से चुनाव लड़िए, या फिर जब बंगलौर से आप लोग पहुंचे हैं सिंधिया जी के आवास पे जो एक ग्रुप फोटो भी आप लोगों का सबका आया था, क्या उस दौरान तक बीजेपी के किसी बड़े नेता से बात हो चुकी थी आपकी? बीजेपी के नेता से तो मैंने मुख्यमंत्री जी से या फिर अपने जो भी वरिष्ठ नेता था, मेरा एक ही बात थी कि साहब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को अब कांग्रेस में रहना नहीं है और आप जैसा भी मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने को तैयार हूं। और आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर बैठा हूँ, जिसके नेता मोदी जी हों, शिवराज सिंह जी चौहान साहब और योगी जी जैसा नेता हों, और उस पार्टी का काम करने का अगर मौका मिल रहा है तो इससे बड़ी सौभाग्य की और बात नहीं है। क्योंकि जो 370 जिस प्रधानमंत्री ने हटा दी हो और तिरंगा गाड़ के वहां पर बता दिया हो, राम मंदिर का जो 500 साल से हम इंतजार कर रहे थे और उसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से करा हो, CAA का कानून लाए हों, और अभी जो लव जिहाद के जो बारे में अभी कहा जाता है, ऐसे ऐसे कानून जो अभी 4000 बच्चे हैं, जो अभी शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने कानून बनाया है, वो 4000 बच्चे आज उसके कारण आज वो लौट के अपने परिवार में आई है। उनको षड्यंत्र पूर्वक उनका धर्म परिवर्तन मतलब उनको धोखा देकर उनको बहला फुसला कर ले जाना, और ये कानून जब से बना 4000 आज बच्चे आई है। तो आज ऐसी सरकार जो काम कर रही है, जो देश हित में करे, आम जनता के हित में करे, विकास के लिए करे, किसानों के लिए करे, और ऐसी सरकार में आज कार्यकर्ता के रूप में काम करने में आज गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं आज सही जगह यहाँ पर हूँ, और उससे बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती। चलिए, एक दो सवाल आपके मंदसौर से हैं। दिलीप सिंह चौहान अपना सवाल करना चाह रहे हैं क्षेत्र के विकास के लेकर। दिलीप जी, स्वागत, सवाल करें। मेरा मंत्री जी से ये सवाल है कि मंदसौर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो चुकी है जो अभी तक नहीं बना है, जबकि रतलाम जिले में सबका बन गया है, तो इसके लिए आपके आगे क्या प्रयास है? बिल्कुल, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सबकी बहुत आवश्यकता है कि मंदसौर में और नीमच इधर मेडिकल कॉलेज खुले हैं। हमारे सांसद महोदय भी इसके लिए प्रयासरत थे और हमारे सभी नेता, और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने मंदसौर में मेडिकल कॉलेज खुले। इसके लिए अभी जो हमारा बजट आने वाला है इसमें मंदसौर जिला उसमें सम्मिलित है, और जल्दी से अपन को ये सौगात मंदसौर जिले को, नीमच जिले को मिलने वाली है। ये आप अतिशीघ्र सुन लेंगे। इसमें अभी जो हमारे राज्यपाल का अभिभाषण था इसमें भी उसको रखा गया है। दिलीप आंजना है मंदसौर से। दिलीप जी, स्वागत, सवाल करें। मेरा माननीय मंत्री से एक सवाल है, जो प्रदेश में जो गौशालाएं आज बनकर तैयार हो चुकी है, जिसकी मांग मंत्री जी ने ही उठाई थी, जो आज लगभग सभी जगह जो गौशाला थी वो बनकर तैयार है, लेकिन आज तक इनको संचालित करने वाली कोई समिति अभी तक गठित नहीं हुई है। अगर इस पर अगर मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे ये जो गौशाला है ये शराब का अड्डा बन जाएगी। इन पर कोई ध्यान देने वाला आज तक नहीं है। तो मेरा एक ही सवाल है मंत्री से कि ये कब तक आप इस पर समिति का गठन कराएंगे? इसमें सही है, दिलीप भाई का भी प्रश्न सही है कि बड़े प्यार से, बड़े भावनात्मक तरीके से ये गौशालाएं का निर्माण हो रहा है, और ये पंचायत के माध्यम से हो रहा है। ये पंचायत का भी फर्ज बनता है, और जो समिति इसका संचालन कर रही है, मेरा मानना है कि समितियां जगह जगह बनी हुई है, और अभी स्व सहायता समूह के द्वारा भी इसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। और कहीं ऐसी पंचायत में जहां पर गौशाला का संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसके लिए पंचायत और जनपद सीओ और जिला पंचायत सीओ भी जवाबदार हैं, और उसमें कहीं ऐसी बात सामने आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी कि जहां पर गलत काम
होते हों या होने की कोशिश की जा रही है। मेरा मानना है कि अभी समितियां बनाना प्रारंभ है, जहां नई गौशालाएं प्रारंभ होने जा रही है या हो चुकी वो तो संचालित हो रही है, और कहीं पे भी अगर कमी है तो उसको समिति के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से उसको संचालित की जाएगी। सौदान सिंह है मंदसौर से। सौदान जी सवाल करें। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है, पिछले साल कम बारिश होने की वजह से आपने कहा था कि मैं मंदसौर जिले को सूखा घोषित कराऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके इस विषय में अभी तक आपने क्या प्रयास किया? ये जो सौदान सिंह जी का कहना है कि मैं घोषित करूंगा, ये शायद कभी इन्होंने कहाँ सुना होगा, मेरे को नहीं पता। पर घोषित का अर्थ होता है, सूखा घोषित होने का मतलब है कि वहाँ मजदूरी के काम चले, मनरेगा से लोगों को मजदूरी मिले, रोजगार चले। और ये सही बात है कि अभी कम वर्षा के कारण जल स्रोत कमी आई है, पानी में कमी आई है, और ये तो मजदूरी की तो अपनी बात है ही सही, पर वहाँ पर पेयजल संकट जो आने वाला है, इस पर भी हमें सरकार को और हमें सबको ध्यान देना है। और जो अभी सूखा घोषित होने के कारण एक ही रहता है कि मजदूरों को मजदूरी टाइम पे मिले। और मेरा मानना है कि मनरेगा में सबसे ज्यादा अगर काम चल रहे हैं तो मंदसौर जिले में सबसे ज्यादा काम हमारे मनरेगा के, हम खेत सड़क योजना के माध्यम से, निर्मल नीर के माध्यम से, कबीलधारा के माध्यम से जो मजदूरों को मजदूरी दी जा रही है वो शायद सबसे ज्यादा मंदसौर जिले। और मंदसौर जिले में फिर सुहासरा विधानसभा में सूखाग्रस्त होने का मतलब है कि मजदूरों को मजदूरी मिले और आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा ना रहे और पानी की व्यवस्था टाइम पे हो, तो इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अंतिम सवाल है विजय रेतोड़िया का। विजय जी सवाल करें। कि शामगढ़ में जो ओवरब्रिज बना है उसके साथ साथ अंडरब्रिज भी बनता है, मगर वो अंडरब्रिज अभी तक नहीं बना है, क्या कारण है इसका और क्यों नहीं बन पा रहा है? अगर ये बनता है तो जो बोलिया तरफ की जो जनता है, करीबन 40 से 45 गांव लगते हैं और रेलवे कॉलोनी बची हुई है, और वो रेलवे कॉलोनी के कई लोगों को, जनता को फायदा होता है। इसको लेकर आपके क्या प्रयास? ये बिल्कुल सही है जो विजय भाई ने प्रश्न पूछा है, क्योंकि शामगढ़ नगर दो हिस्सों में फैला हुआ है। बड़ा नगर मंदसौर जिले के पास अगर कोई बड़ा नगर है तो शामगढ़ है, और आबादी बहुत बड़ी आबादी जो फाटक के उधर रहती है वो लगातार उस फाटक से ही आना जाना लगा रहता है। और ओवरब्रिज जो थोड़ा दूरी पर पड़ता है तो उसका उपयोग जाता है, तो अंडरब्रिज वहाँ पर बने। पर कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट जो हुआ था कि फाटक में, अभी तो हमारा फाटक बंद करने के लिए भी वहाँ पर आंदोलन धरना कि ये बंद ना हो, उसको रोका जाए। तो पहला प्रयास है कि वही फाटक अभी चालू रहे और दूसरा अंडरब्रिज वहाँ पर बने। इसके लिए मैंने माननीय सांसद महोदय, माननीय डीआरएम और सभी हमारे रेल मंत्री जी से भी बात करी है, और लगातार इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं कि अंडरब्रिज भी वहाँ पर बने, जिससे कई गांव जो आना जाना है वहाँ पर उनका प्रारंभ रहे और उनको अपना जनजीवन सामान्य तरीके से चलता रहे। ये पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए थोड़ा सा दो छोटे छोटे और सवाल बचे हैं। जैसे आपने कहा कि सारे नेताओं ने आपको बंगलौर में संपर्क करने का प्रयास किया, तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी किया होगा, तो आपने उनसे नहीं कहा कि तुमने हमें चलो चलो कहा था, अब मैं तुम्हें चलो चलो कर रहा हूँ? नहीं, इनके सब माध्यम लगा रखे थे, कोई किसी भी संपर्क हो जाए। अच्छा। और मेरा तो ओपन ही, मेरी लड़ाई सबसे ओपन थी जी। सबसे ज्यादा ओपन लड़ाई अगर है, सच्ची लड़ाई है, तो मेरे विधानसभा के जो कार्यकर्ता थे, जनता थी, वो जानती थी। और मेरा कहना है कि जब लगातार एक विधायक को 15 महीने में 15 सेकंड बैठने का नहीं बोला, एक बार भी कभी कमलनाथ जी को मालूम है कि हरदीप बैठ जा, अगर उन्होंने कहा हो तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ मेरे को बैठ। एक विधायक को जब बैठने तक की नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि चलो चलो, और लगातार चलो, मैंने कहा चलो, स्टार्टिंग में तो मुख्यमंत्री जी टाइम कम मिलता है, पर लगातार एक शब्द सुनने को मिले, चलो 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 चलो। तो अब मैंने कहा, इन्होंने कहा चलो चलो, तब चली दो, और चले तो ऐसे चले कि वो चली गए। सरदार लोग बदले के पक्के होते हैं। जब आप सीएम हाउस से निकले थे और सारी एप्लीकेशन फाड़ के फेंकी थी, तो एक बार तो कहना था फोन में कि अब आप चलो चलो। नहीं, वो तो सब मालूम पड़ गया। आजकल माध्यम जो हमारा मीडिया का माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, सभी जानते थे कि ये ऐसा काम हुआ है। चलिए आखिरी सवाल हमारा ये, बीजेपी की जो चाल, चरित्र और चेहरा है
और कांग्रेस का जो चेहरा है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो है, बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है, इसमें बहुत अंतर है। आपने राजनीति का ककहरा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ शुरू की और इतने कम समय में क्या आपको लगता है कि बीजेपी की जो भी विचारधारा है उसको आपने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है या अभी कुछ बाकी है? एक विचारधारा सबसे बड़ी होती है जो देश हित में काम करे, जनहित में काम करे, आम जनता के भले का काम करे, वो सबसे बड़ी विचारधारा होती है। और मेरा मानना है कि मैं जब कांग्रेस में काम करता था तो दिल से काम करता था, जमीनी काम करता था, आम जनता के भले के लिए काम करता था और मेरा उद्देश्य एक ही था, भले एक पार्टी माध्यम हो सकती है कि भाई इसके जरिए अपन को काम करना है और ईमानदारी से काम करा, जितना करा पूरी मेहनत से करा सब। मैं उस टाइम पे कोई भी ग्रुपबाजी नहीं करता था, जो भी मंत्री आता था, जो भी नेता था वो मेरे लिए सम्मानित था। मेरा एक उद्देश्य था कि मेरा क्षेत्र का भला कैसे हो। जब वहां पर रुकावट आई तब मैंने कहा जब रुकावट आ चुकी है, जब मेरे को मानने को तैयार नहीं है, मेरे क्षेत्र में विकास करने को तैयार नहीं है, जब इकलौता विधायक, जब 28 बीजेपी की और एक इकलौता विधायक आपकी कांग्रेस का था, फिर दूसरी बार जब संसदीय क्षेत्र में इकलौता, आप लगातार इग्नोर कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो एक तो वो परेशानी थी। दूसरी मैं मोदी जी से कहा कि जो ऐसे नेता, जब मैं कांग्रेस में था तो सबसे पहले अगर समर्थन करा 370 जब धारा हटाई तो दमंगता से देश हित में जो उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि सही कहने की ताकत अपने पास होना चाहिए, क्योंकि देश सेवा पार्टी अपनी जगह उसका सम्मान करते हैं, पर सबसे प्रथम देश हमारे लिए और देश के लिए जो मोदी जी ने निर्णय लिया उससे बड़ा कोई निर्णय नहीं हो सकता। और आज मैं दमंगता से कहता हूं कि मोदी जी जैसा नेता पूरे विश्व में नहीं है और ईश्वरीय ताकत जो उनके पास है। और आज मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब के साथ काम कर रहा हूं, वो आम जनता की पीड़ा को जानते हैं। मैं जो अंत्येष्टि के रुपए कांग्रेस ने बंद कर दिए हों 5,000 रुपए, और यहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने प्रारंभ करी हो और उसको अगर वो बंद कर दे तो उससे ज्यादा और दुख की क्या बात है। चलिए डंग साहब, आपने बहुत ही अच्छे से सारे जवाब दिए, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता मांगे जवाब में आज हमारे साथ थे मंत्री हरदीप सिंह डंग, जो अपने नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण विभाग को अव्वल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब तक डंग ने कई ऐसे बड़े काम किए हैं जिससे जनता काफी लाभान्वित हुई है। डंग सिर्फ अपने विभागों से जुड़े कामों को ही तेजी से करने के लिए नहीं पहचाने जाते, बल्कि जनसेवा के कार्य में भी हमेशा आगे रहते हैं। यही वजह है कि जनता से उनका सीधा जुड़ाव है और वह जन जन के नेता कहे जाते हैं। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि हरदीप सिंह डंग अभी जिस जिंदादिली और गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। डंग साहब, आप स्वराज एक्सप्रेस के स्टूडियो में आए, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।